हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के प्रमुख कथन और शब्दावलियों के बारे में। और इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं प्रमुख कथन किसके द्वारा दिए गए हैं और कौन से शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं। और दोस्तों, ये क्लास स्कूल लेक्चरर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपके दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि हमें एमसीक्यू मिलने वाले हैं। यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है और कौन सी शब्दावली किसके द्वारा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो दोस्तों, ये जो कोटेशन है ये रेड जेल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? रेड जेल के द्वारा दिया गया है। तो हमें ये याद रखना है, रेड जेल बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं और किसी न किसी से संबंधित, रेड जेल से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में एक से दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि रेड जेल की जो बुक है पॉलिटी जोग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी, इन्हें मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। रेड जेल नियतिवादी हैं। तो इस प्रकार से रेड जेल से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट। मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे क्लास को, क्योंकि अब हमारे पास फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों के तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है डी मांजिया के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? डी मांजिया के द्वारा। तो याद रखना है, डी मांजिया। मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों के प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। डी मांजिया ने ये भी बोला है कि जो मानव का निर्माण है वो वातावरण के द्वारा होता है। मानव समाज का निर्माण वातावरण के द्वारा होता है। जैसा वातावरण होता है वैसा ही मानव समाज बनता है। चलिए नेक्स्ट। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखिए, बिल्कुल एनसीईआरटी में दी हुई परिभाषा है। एनसीईआरटी 12th क्लास में ये एक बॉक्स के अंदर 3 परिभाषाएं दी हुई हैं, वहाँ से ये परिभाषा मैंने ली है। और ये जो परिभाषा है मानव भूगोल की, या ये कह सकते हैं स्टेटमेंट जिनके द्वारा दिया गया है, वे हैं एलन सी सैम्पुल। कौन है? एलन सी सैम्पुल। इन्होंने मानव को धरातल की उपज भी माना है कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। मानव का निर्माण धरातल के कारण होता है। धरातल में वे पलता है, धरातल ही उसे बड़ा करता है। मतलब पृथ्वी, धरातल मतलब पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट। हमने मानव के मस्तिष्क में प्रवेश करने की पद्धति विकसित कर ली है। हमने मानव के मस्तिष्क में प्रवेश करने की पद्धति विकसित कर ली है। ये जो स्टेटमेंट है ये कहा गया है गुएल्क के द्वारा। ध्यान रखना, गुएल्क के द्वारा ये कहा गया है। देखिए, बहुत अच्छे स्टेटमेंट हैं और ये सभी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल पर आने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, या मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ ये सभी आपको पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगी, तो आप वहाँ देख लेना। चलिए नेक्स्ट। किसको क्या कहाँ और कैसे मिलता है का संबंध किस उपागम से है? किसको क्या कहाँ और कैसे मिलता है, किस उपागम से संबंध है इसका? तो देखिए, उपागम होते हैं हमारे भूगोल में, उपागम चलते हैं, व्यवहारवाद चलता है, मानववाद चलता है, कल्याणकारी उपागम चलता है ना, क्रांतिकारीवाद चलता है जिसे अतिवाद कहते हैं, प्रत्यक्षवाद चलता है, यथार्थवाद चलता है। तो उस किस उपागम से संबंध है? किसको क्या कहाँ और कैसे मिलता है? किसको मतलब किसको, मानव को मिलेगा, क्या कहाँ और कैसे मिलता है का संबंध कल्याणकारी उपागम से है। किससे है? कल्याणकारी उपागम से। कल्याणकारी उपागम से इसका संबंध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। 6 नंबर। समान दशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती हैं। देखिए, समान दशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती हैं, इसका संबंध है रेड जेल महोदय से। देखिए, मैंने आपको पहले बोला था रेड जेल बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हो जाते हैं। एक कोटेशन पहले आया था और एक कोटेशन समान दशाएं समान जीवन शैली को जन्म देती हैं। तो भूलना नहीं है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
चलिए नेक्स्ट। मनुष्य भूतल की उपज है, अर्थात वह पृथ्वी की संतान है, उसकी धूल का कण है। देखिए मैंने आपको बताया था कि मानव धरातल की उपज है और पृथ्वी की संतान है, क्योंकि जो धरातल है वह उसे मतलब वातावरण उसे बड़ा बनाता है, वह उसी धरातल में खेलता है और धरातल में ही वह पलता है और धरातल में ही वह बड़ा होता है। इसीलिए मनुष्य भूतल की उपज है और पृथ्वी की संतान है। ये कहने वाली भूगोलविद्ता है सैंपल, और ये जो सैंपल हैं ये रेड जेल की शिष्या हैं। कौन है? रेड जेल की शिष्या हैं। इनकी एक फेमस किताब भी है, उसको आप देख लेना। सैंपल में दो चीज़ों के लिए उसके लिए फेमस है सैंपल। एक तो मनुष्य भूतल की उपज है, ये कोटेशन इनके द्वारा दिया गया है, और एक इनकी बुक है ना, तो बुक को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नगर कंटेनर व मैग्नेट दोनों की तरह कार्य करता है। नगर कंटेनर व मैग्नेट दोनों की तरह कार्य करता है। सबसे पहले समझिए कंटेनर क्या है। जो नगर होता है, कंटेनर का मतलब होता है स्टोरेज, तो नगर में स्टोरेज की क्षमता होती है। और मैग्नेट क्या है? अट्रैक्शन। तो नगर अट्रैक्ट क्या करता है? नगर अट्रैक्ट करता है भौतिक सुविधाओं के कारण। जो छोटे नगर हैं या छोटे जो गांव हैं, वहाँ से किस प्रकार से वह अट्रैक्ट करता है। देखिए उच्च हायर एजुकेशन के लिए, हायर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, इसके अलावा मनोरंजन के लिए, और इसके अलावा जो वहाँ बेस्ट सुविधाएं मिलती हैं जो छोटे शहरों या गांव में नहीं मिलती हैं, उन सभी को वहाँ वह अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट कौन करता है? मैग्नेट करता है। इसीलिए बोला गया है कि नगर कंटेनर व मैग्नेट दोनों की तरह कार्य करता है। और ये जो कहने वाले व्यक्ति हैं वे हैं ममफोर्ड। इनकी एक फेमस बुक सिटीज़ ऑफ कल्चर इनकी फेमस किताब है। और नगर की जो अवस्थाएं बताई थी उनमें ममफोर्ड के द्वारा भी नगर की अवस्थाएं बताई थी। 6 अवस्थाएं होती हैं: इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरनोपोलिस और लास्ट नेक्रोपोलिस। ये जो अवस्थाएं बताई थी ममफोर्ड महोदय के द्वारा बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट। नगर उतने पुराने हैं जितनी पुरानी सभ्यताएं। नगर भी उतने पुराने हैं जितनी पुरानी सभ्यताएं। और हम पढ़ते भी हैं सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो उनमें भी तो नगर हुआ करते थे। तो ये स्टेटमेंट वही बोल रहा है, नगर उतने पुराने हैं जितनी पुरानी हमारी सभ्यताएं हैं। और ये कहने वाले व्यक्ति हैं ई इस्मेल्स। चलिए नेक्स्ट। नगर संरचना क्रम व अवस्था का प्रतिफल होता है। नगर संरचना क्रम व अवस्था का प्रतिफल होता है, और ये कहने वाले व्यक्ति हैं आर ई डिकिंसन ने कहा है ये नगर संरचना क्रम व अवस्था का प्रतिफल होता है। चलिए नेक्स्ट। मानव प्रजाति एक जैविक संकल्पना है, ना कि सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना। देखिए फेमस कोटेशन है, रेसिस जो ज्योग्राफी है वहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। मानव प्रजाति एक जैविक संकल्पना है, ना कि सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना। और ये कहने वाले व्यक्ति हैं कोबर ने पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत दिया था, भूषणिति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ हम केवल मानव भूगोल से संबंधित कोटेशन एंड शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित हम शब्दावली और कोटेशंस अलग लेकर आएंगे, उसके लिए अलग क्लास आएगी। और एक क्लास में आपके लिए कथन और कारण से संबंधित भी लेकर आने वाला हूँ। देखिए मैं सोच रहा था कि मैं ये क्लास बोर्ड के ऊपर लूँ, लेकिन क्योंकि मेरी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगी हुई है, इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाता कि मैं आपके लिए कार्य कर पाऊँ। तो इसका आंसर मैं इसी प्रकार की क्वेश्चन क्लास ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो सेटअप है वह दूर है, तो मैं इस प्रकार की क्लास ही संभवतः लूँगा। तो 11 का आंसर हो जाता है कोबर। चलिए नेक्स्ट। मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को। मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को। और ये कहा है जी टेलर ने। जी टेलर से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ग्रिफिथ टेलर को भी आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट।
वातावरण के साथ मानव संबंधों में संभावनाएं विद्यमान रहती हैं, लेकिन अन्य संभावनाओं की अपेक्षा कुछ संभावनाएं अधिक संभाव्य होती हैं। वातावरण के साथ मानव संबंधों में संभावनाएं विद्यमान रहती हैं, लेकिन अन्य संभावनाओं की अपेक्षा संभावनाएं अधिक संभाव्य होती हैं। और देखिए, भूगोल में निश्चयवाद, नवनियतिवाद, वातावरण नियतिवाद, इस प्रकार के कुछ वाद चलते हैं और इसका जो संबंध है वो है प्रसंभववाद से, प्रसंभववाद से। ठीक है, याद रखना। 14, वास्तव में ना तो प्रकृति का ही पूर्ण नियंत्रण है और ना ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। देखिए, जहाँ प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है वह होता है निश्चयवाद, और जहाँ मानव सर्वश्रेष्ठ है वह होता है संभववाद। तो भूगोल में एक प्रकार की बहस छिड़ गई कि कौन श्रेष्ठ है, मानव या प्रकृति। उसके बाद जब दोनों बहस छिड़ गई, उसके बाद कुछ बीच का मध्यम मार्ग लेकर आए थे, और जो मध्यम मार्ग लेकर आए थे उन्होंने ये कहा है कि वास्तव में ना तो प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण है और ना ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। तो ये जो है वो नव निश्चयवाद है, नव निश्चयवाद है, और ये टेलर के द्वारा कहा गया है। टेलर नव निश्चयवाद लेकर आते हैं, जिसे स्टॉप एंड गो भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। देखिए, मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार है, मतलब प्रकृति हमें सलाह दे सकती है, इसके अलावा प्रकृति हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। ये कहने वाले हैं संभववाद, है ना, ये संभववाद है। और किसने कहा? बिलास महोदय ने कहा, बिलास ने कहा। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी का निर्माण मनुष्य के लिए हुआ है और हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछताछ करनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा कुछ स्टेटमेंट है। पृथ्वी का निर्माण मनुष्य के लिए हुआ है और हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछताछ करनी चाहिए। मतलब पृथ्वी इसमें जो है वो इम्पोर्टेंस है, श्रेष्ठ है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है वह निश्चयवादी हो गया। ठीक है, और इसको कहने वाले कौन है? रिटर। और ये जो स्टेटमेंट है वो वातावरण नियतिवादी है, वातावरण नियतिवादी है। ठीक है, ध्यान रखना, पृथ्वी का निर्माण मनुष्य के लिए हुआ है और हमें पृथ्वी के नियमों के बारे में उसी से पूछना चाहिए। अच्छी बात है और पूछना भी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी को अगर हम बैलेंस रखेंगे तो जो प्रकृति है वह हमें सब कुछ देती है। प्रकृति ही श्रेष्ठ है, मेरे अनुसार भी प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है। जब जब मानव ने प्रकृति को चैलेंज किया है, प्रकृति ने तबाही मचाई है। हालांकि मानव ने इतनी तकनीकी विकसित कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी वह प्रकृति के जो कुछ जो हैं चैलेंज हैं उन्हें अभी तक वो बता नहीं पाया। जैसे भूकंप आने से पहले कुछ सेकंड पहले बता सकता है, लेकिन भूकंप, ज्वालामुखी, तो इस प्रकार से प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रकृति ही महान है। पुराने समय में देवी देवता भी प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, हमें भी सर्वश्रेष्ठ माननी चाहिए। आजकल वर्तमान के दौर में हीट वेव, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब समस्याएं आ रही हैं क्योंकि हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया है। हम महान कैसे हो सकते हैं? प्रकृति अपने आप को समायोजित करती है, प्रकृति ही हमें बनाए रखती है, प्रकृति का ही योगदान है हमें बनाए रखने में। चलिए नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। समान परिस्थितियां समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती हैं। समान परिस्थितियां समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती हैं। ये कोटेशन किसका है? समान परिस्थितियां, ये कहा है रेड जेल ने। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था हमारी भूगोलविद्या बहुत महत्वपूर्ण है। रेड जेल ने कहा है समान परिस्थितियां समान जीवन पद्धति की ओर ले जाती हैं। चलिए नेक्स्ट, भूगोल वस्तुएं कहाँ कहाँ हैं का अध्ययन करता है। भूगोल वस्तुएं कहाँ कहाँ हैं का अध्ययन करता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये कहा है मार्थे ने, मार्थे। नेक्स्ट, इतिहास कब का और भूगोल कहाँ का अध्ययन करता है। इतिहास कब का और भूगोल कहाँ का अध्ययन करता है।
अच्छा क्वेश्चन है, हेटनर। इसने कहा है हेटनर। एक और, इतिहास और भूगोल दोनों साथ साथ चलते हैं, हेरोडोटस। ध्यान रखना, इतिहास और भूगोल दोनों साथ साथ चलते हैं, हेरोडोटस। ये हेरोडोटस का कथन है, इतिहास और भूगोल दोनों साथ साथ चलते हैं। जबकि हेटनर ने क्या कहा है, इतिहास कब का और भूगोल कहाँ का अध्ययन करता है। चलिए नेक्स्ट, समाज का निर्माण वातावरण के द्वारा होता है। समाज का निर्माण वातावरण के द्वारा होता है। जैसा वातावरण होता है वैसा ही समाज निर्मित होता है। वहाँ मनुष्य कहीं जाकर रहता है और वहाँ जो एनवायरनमेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसे ढलना पड़ता है। तो समाज का निर्माण वातावरण के द्वारा होता है, और ये कथन है डी मांजिया का। डी मांजिया का। नेक्स्ट, किस भूगोलवेत्ता ने मात्रात्मक क्रांति को गृह युद्ध की संज्ञा दी। किस भूगोलवेत्ता ने मात्रात्मक क्रांति को गृह युद्ध, सिविल वार की संज्ञा दी। तो ये हैं डडले स्टाम्प। ये कट्टे समर्थक थे मात्रात्मक क्रांति के, लेकिन लास्ट में इन्होंने मात्रात्मक क्रांति को गृह युद्ध की संज्ञा दे दी और ये बाद में मात्रात्मक क्रांति का विरोध करने लगे। तो डडले स्टाम्प को याद रखना है। और इन्होंने ब्रिटेन का भूमि उपयोग भी किया था, और इसके ऊपर इनकी एक किताब है, ब्रिटेन लैंड यूज एंड मिसयूज, है ना। और इन्होंने जो ब्रिटेन की जो अनउपजाऊ भूमि की थी उसके लिए इन्होंने कैपिटल डब्ल्यू का उपयोग किया था। ये क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि डडले स्टाम्प के द्वारा ब्रिटेन की अनउपजाऊ भूमि के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया था। तो कैपिटल डब्ल्यू, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, एक मनोभौतिक क्षेत्र जिसमें घटना परक तथ्यों को प्रति मानव में व्यवस्थित किया जाता है और सांस्कृतिक संदर्भ में मूल्यों को अर्जित किया जाता है। एक मनोभौतिक क्षेत्र है, एक मनोभौतिक क्षेत्र जिसमें घटना परक तथ्यों को प्रतिमानों मतलब मॉडल, मानव नहीं है ये, प्रतिमानों में व्यवस्थित किया जाता है और सांस्कृतिक संदर्भ में मूल्यों को अर्जित किया जाता है। इसका संबंध है व्यवहारवाद से, और ये कोटेशन दिया है विलियम कर्क। इन विलियम कर्क के द्वारा ही प्रथम आचरण आरेख का निर्माण किया गया था। आचरण आरेख, बिहेवियरल मैट्रिक्स, है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम आचरण आरेख का जो निर्माण किया गया था वो भी कर्क के द्वारा किया गया था। आचरण, व्यक्ति का आचरण कैसा है उसके लिए इन्होंने एक मैट्रिक्स बनाई थी, बिहेवियरल मैट्रिक्स। तो इसमें भी विलियम कर्क ने ही उसे दिया था। चलिए नेक्स्ट, भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एच एच बैरोज। नेक्स्ट, सभी चीज़ें सभी वस्तुओं से जुड़ी हुई हैं लेकिन पास की वस्तुएं अधिक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये क्वेश्चन मैंने जो MCQ क्लास ली थी उसमें भी करवाया था, आप वहाँ जाकर भी क्लासें देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का जो शेड्यूल चल रहा था उसमें अपना ये नेक्स्ट है, और यहाँ वन स्टेटमेंट वन लाइनर शॉर्ट आपके समक्ष हैं, और वहाँ मैंने MCQ के द्वारा ये करवाया था कि सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं लेकिन पास की वस्तुएं अधिक एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ये कहने वाले व्यक्ति हैं W.R. टॉबलर। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व काँप रहा है जैसे कि वो सिकुड़ रहा है। विश्व काँप रहा है जैसे कि वो सिकुड़ रहा है, ये स्टेटमेंट दिया गया है। ये भी स्टेटमेंट W.R. टॉबलर के द्वारा कहा गया है। दोस्तों, यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो ना तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को जो तैयारी कर रहा है उसको भी थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए। ऐसा नहीं है कि केवल अपना सिलेक्शन ले लिया और दोस्त को छोड़ दिया, दोनों को साथ लेकर चलना है, सभी को साथ लेकर चलना है। तो थोड़ा सा अपने आप सेल्फिश मत हो और आप उन्हें भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो आपको अपकमिंग क्लास है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप क्लास अटेंड कर लें। मैं ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करवाने वाला,
मैं आपको वही लेकर आऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, ना कि चैनल को आगे ग्रोथ करना, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो चैनल तो अपने आप ही ग्रो कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का मानवीय उपयोग क्या है और क्या हो सकता है? पृथ्वी का मानवीय उपयोग क्या है और क्या हो सकता है? ये कहा गया है रॉबर्ट कीथ के द्वारा। रॉबर्ट कीथ के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट, जो हिंद महासागर पर अधिकार रखेगा वह दक्षिण एशिया का स्वामी होगा, और जो दक्षिण एशिया पर अधिकार रखेगा वह विश्व शक्ति होगा। हिंद महासागर की भू राजनीति से संबंधित है, और ये स्टेटमेंट दिया है KM पन्नीकर, अपने सिलेबस में भी है KM पन्नीकर। हिंद महासागर पर अधिकार रखेगा, दक्षिण एशिया पर अधिकार रखेगा, और जो दक्षिण एशिया पर अधिकार रखेगा वह विश्व की शक्ति होगा। ठीक है, तो KM पन्नीकर महोदय के द्वारा ये कहा गया है। चलिए नेक्स्ट, प्रकृति अनिवार्यता खड़ी नहीं करती बल्कि वह संभावनाएं प्रस्तुत करती है। प्रकृति अनिवार्यता खड़ी नहीं करती बल्कि वह संभावनाएं प्रस्तुत करती है, ये कहा है ब्लास ने, फेब्रे ने। फेब्रे संभववादी हैं। फेब्रे ने कहा है कि प्रकृति अनिवार्यता खड़ी नहीं करती बल्कि वह संभावनाएं प्रस्तुत करती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का फेब्रे हो जाता है। 29, मानव अपनी प्रकृति का स्वयं निर्माता है। मानव अपनी प्रकृति का स्वयं निर्माता है। ये जो हैं हमारी भूगोल के अंदर जो वाद चलते हैं, अस्तित्ववाद, प्रत्यक्षवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद, है ना, और कल्याणकारी उपागम, मात्रात्मक क्रांति, वहाँ से ये स्टेटमेंट लिए गए हैं। तो मानव अपनी प्रकृति का स्वयं निर्माता है, ये किससे संबंधित है? इसका अस्तित्ववाद से संबंधित है। मानव अपनी प्रकृति का स्वयं निर्माता है। चलिए नेक्स्ट, तथ्य स्वयं साधन बनते हैं। तथ्य स्वयं साधन बनते हैं, इसका संबंध है प्रत्यक्षवाद से। प्रत्यक्षवाद से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट, तथ्य है जो स्वयं बोलते हैं तथा तर्क संगत व प्रेरक होते हैं। तथ्य स्वयं बोलते हैं तथा तर्क संगत व प्रेरक होते हैं। तथ्य मतलब आंकड़े, और इसका संबंध है यथार्थवाद से। तो 31 का क्या हो जाता है? यथार्थवाद। चलिए नेक्स्ट, प्रादेशिक भूगोल का क्रोड है। प्रादेशिक भूगोल का क्रोड है, ये कहा है ब्लास ने। ये कुछ क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। जो टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है उसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आप टेस्ट सीरीज को भी आप पीछे प्ले लिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगी, स्कूल लेक्चरर टेस्ट सीरीज, वहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने राजस्थान भूगोल के MCQ भी वहाँ करवाए हुए हैं। भारत का इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल से संबंधित MCQ करवाए हुए हैं। ठीक है, थॉर ज्योग्राफी के भी MCQ करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगे। नेक्स्ट, क्षेत्र वर्णनी कोरोलॉजिकल शब्द दिया हैटनर ने। किसने दिया? हैटनर ने। समय वेस्ट नहीं करूंगा, केवल टर्म से संबंधित है तो मैं सीधा आगे बढ़ जाऊंगा। किसने दिया? क्योंकि मैं ऑप्शन तो यहाँ है नहीं कि आप भी दिमाग लगाओ, है ना, तो इसीलिए मैं कोरोलॉजिकल शब्द दिया हैटनर ने। तो मैं ज़्यादा टू द पॉइंट आपको लेकर चल रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका, उम्मीद रखिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप जब भी फ्री टाइम हो ये वीडियो देखिए और अपने आप का रिवीजन को एक मजबूती आधार प्रदान करें। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन इसमें से आ जाएं, और उम्मीद है कि मुझे 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें से। ठीक है, चलिए, इतिहास को क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी है, और क्रोनोलॉजी कहने वाले विद्वान है कांट। कांट ने कहा है क्रोनोलॉजी इतिहास को। ठीक है, क्रोनोलॉजी मतलब समय विज्ञान एक तरह से, है ना, और इतिहास में हम समय के बारे में ही पढ़ते हैं, तो क्रोनोलॉजी। भूगोल को कोरोलॉजिकल भी कहने वाले कौन है? इमैनुअल कांट। इतिहास को क्रोनोलॉजी और भूगोल को कोरोलॉजी कहने वाले दोनों ही विद्वान कांट हैं, है ना, एक ही व्यक्ति है ये, कांट इमैनुअल कांट। ठीक है, क्रियात्मक संभववाद जो शब्द है वो दिया है जॉर्ज टैथम ने। और यहाँ संभववाद जरूर है, लेकिन ये संभववाद ना होकर नवनियतिवाद है। क्या है? नवनियतिवाद है ये। ठीक है, ध्यान रखना, संभववाद से कंफ्यूज नहीं होना है। नवनियतिवाद को इंगित करता है ये। तो क्वेश्चन आ जाए क्रियात्मक संभववाद तो उसकी संभववाद होगा, क्योंकि दिमाग में हमारे संभववाद मतलब संभववाद बैठा हुआ है, लेकिन ये नवनियतिवाद से संबंधित है। और नवनियतिवाद, संभववाद और जो निश्चयवाद है उसके मध्य का मार्ग होता है नवनियतिवाद, है ना, प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म, है ना, जॉर्ज टैथम के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये है डेविड हार्वे।
ये जो टर्म है वो डेविड हार्वे के द्वारा दी गई है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। नेक्स्ट, संभववाद टर्म, ये फैब्रे के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? फैब्रे के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय विभिन्नता, ये टर्मिनोलॉजी दी गई है हेटनर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? हेटनर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, बोल्कर कुंडे, और बोल्कर कुंडे जो बुक है ये रेटजेल की है, और ये टर्म भी बोल्कर कुंडे रेटजेल के द्वारा दी गई है, तो ध्यान रखना है। परमाफास्ट व आइसोथर्म, ये दोनों ही शब्दावली हम्बोल्ट के द्वारा दी गई है, हम्बोल्ट के द्वारा दी गई है। ये हम्बोल्ट बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं, आधुनिक भूगोल के पिता कहलाते हैं, और रिटर भी बहुत महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। दोनों का जो कालखंड है वह भी एक समय का है, लेकिन एक प्रादेशिक भूगोलवेत्ता है और दूसरे क्रमबद्ध भूगोलवेत्ता हैं। तो हमें इन दोनों को भी डिटेल से पढ़ना है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसीलिए हम्बोल्ट और रिटर को पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं, ये किसने कहा? जिमर जैन ने ये कहा है, संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं। चलिए नेक्स्ट, भूगोल और इतिहास दोनों साथ साथ चलते हैं, भूगोल और इतिहास दोनों साथ साथ चलते हैं, ये कहा है हेटनर ने। किसने कहा है? हेटनर ने कहा है भूगोल और इतिहास दोनों साथ साथ चलते हैं, ये कहने वाले विद्वान हैं हेटनर महोदय। चलिए नेक्स्ट, वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान में हम जो भी स्टडी करते हैं वह भूतकाल को पता लगाने के लिए किया जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। चाबी, कुंजी का मतलब चाबी है ना। वर्तमान में यदि हमें आज के बारे में पता करना पड़ेगा तो हमें उसके भूत को भी जानना पड़ेगा, है ना। वर्तमान अगर उसका कैसा है तो भूत कैसा रहा होगा, वर्तमान भूत की कुंजी है। जेम्स हटन ने कहा है, ये जेम्स हटन महोदय ने ये कहा है। चलिए नेक्स्ट, गैरी मेंडरिंग एक निर्वाचक गाली है, निर्वाचन गाली। ये यूजीसी नेट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है गैरी मेंडरिंग। जो गैरी मेंडरिंग है, जब कोई भी पार्टी अपनी सत्ता को वापस से हासिल करने के लिए जो परिसीमन क्षेत्र होता है, उसका चुनावी एरिया होता है, उसमें चेंज कर देती है ताकि उसके जो वोटर हैं वे प्रभावित हो जाएं और उसकी जीतने की उम्मीद बढ़ जाए। ये इस टर्म को कहा जाता है गैरी मेंडरिंग, मतलब उसके जो परिसीमन क्षेत्र में उसमें बदलाव लाना। आपको निर्वाचन गाली ऑप्शन में नहीं मिलेगा। निर्वाचन गाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि परिसीमन क्षेत्र में बदलाव लाया जाता है, गैरी मेंडरिंग कहलाता है, ठीक है। परिसीमन क्षेत्र उसका, उसमें बदलाव लाया जाता है चुनाव से ठीक पहले, है ना। तो ध्यान रखना गैरी मेंडरिंग। अमेरिका में बहुत यूज होता है ये गैरी मेंडरिंग। मिस्र नील नदी का वरदान है, ये मिस्रा नहीं है ना, कोई मिस्रा हो तो आप बुरा मत मानना, मिस्र नील नदी का वरदान है ना। और ये कथन है हेरोडोटस का। किसका है? हेरोडोटस का। हेरोडोटस ने कहा है मिस्र नील नदी का वरदान है। चलिए, जो राष्ट्र पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा, जो हृदय स्थल पर शासन करता है विश्वद्वीप पर अधिकार रखता है, विश्वद्वीप पर अधिकार रखेगा वह संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण करेगा। देखिए, विश्व की भू राजनीति संबंधित आपको मैकिंडर, स्पाइकमैन, है ना, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। एक वायु शक्ति से भी संबंधित है सेवेरस की, आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप आपके सिलेक्शन को पूरा कर पाएंगे। और जो राष्ट्र पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा ये कब बोला गया है? मैकिंडर के द्वारा, मैकिंडर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, नगर नगरीय उपांत का शोषण कर विकसित होता है, नगर नगरीय उपांत का शोषण कर विकसित होता है, ये कहा है कॉल्बी ने, ये कहा है कॉल्बी ने। नगर नगरीय उपांत का शोषण कर विकसित होता है, कॉल्बी महोदय के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, सीबीडी की संकल्पना ये दी गई है मर्फी एवं वांस, मर्फी एवं वांस के द्वारा सीबीडी की संकल्पना दी गई है। नेक्स्ट, जनसंख्या शब्द और डेमोग्राफी शब्द, डेमोग्राफी वर्ड किसके द्वारा दिए गए हैं? जनसंख्या, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, और जनसंख्या मतलब जन की संख्या, जनसंख्या। और जनसंख्या जो शब्द दिया है बेकर ने दिया है, और डेमोग्राफी शब्द दिया है एलिच गोइलॉर्ड ने, एलिच गोइलॉर्ड ने। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज के ये 50 टर्म से संबंधित और कोटेशन से संबंधित प्रश्न अच्छे लगे हुए होंगे। क्लास को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना दोस्तों, इतना सा साथ आप निभा सकते हो ऐसी मुझे फुल उम्मीद है, क्योंकि यदि आप साथ देंगे तो मेरा
जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। और मैं इस क्लास में मानव भूगोल से संबंधित एक टर्म लेकर आया हूँ और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक कथन कारण से संबंधित क्लास लेकर आने वाला हूँ। वहाँ भी मैं 50 के आसपास क्वेश्चन लेकर आऊँगा और जो दोनों भूगोल, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से संबंधित होंगे। और कोशिश करूँगा कि वह क्लास पे बोर्ड के सामने लूँ, है ना, तो ताकि आपको इफ़ेक्टिव और ज़्यादा उसका प्रभाव आप पर नज़र आए। धन्यवाद।